तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग और आज ये लास्ट वीडियो है थ्रोम्बोसाइट्स पे। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जैसे कि पर्टिकुलरली डिसऑर्डर्स और उनके एक्टिवेशन की बात करूँ तो वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके जो पहले के जो 2 सेशंस हैं यानी थ्रोम्बोसाइट्स फर्स्ट और सेकेंड उसको ज़रूर देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो है ना, जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है वो हम लोग वापस यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ा फटाफट लेंगे। तो वो वीडियोस अगर आप पहले देख लोगे तो ये वीडियो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स से। देखो, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट के बारे में मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज़ में बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, है ना। काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया था हमने इसके एग्रीगेशन, एडेसिवनेस, ये सब जब हमने स्टडी किया तब हमने देखा था कि प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट होते हैं तो एक्टिवेट होने के बाद ये एडेशन करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं और उसके बाद में इनका होता है एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन करने में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और इसको इनहिबिट करने वाला कौन कौन है। ये भी हमने पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में देखा था कि इनएक्टिव प्लेटलेट्स को कैसे पहचानते हैं कि इन प्लेटलेट्स में किसी भी तरह के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नहीं होते, जबकि अगर आप एक्टिवेशन करो इनका, यानी यहाँ जब एक्टिवेशन हुआ तो उसके बाद में इस पे इस तरह के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस सूडोपोडिया डेवलप होने लगते हैं। इन सूडोपोडिया को कहा जाता है फाइलोपोडिया और इन्हीं फाइलोपोडिया की वजह से बेसिकली इनका जो है एग्रीगेशन होता है। जो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी फाइलोपोडिया की हेल्प से होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स इनको एक्टिवेट करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोलेजन हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से इंजरी के बाद जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम डैमेज होने के बाद नीचे का जो कोलेजन है, सब एंडोथीलियल कोलेजन, वो एक्सपोज होता है और जब कोलेजन एक्सपोज होता है तो ये एक्सपोज्ड कोलेजन इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। उसके अलावा वॉन विलेब्रांड फैक्टर की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इस बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियोज़ में। आपको मुझे आकर कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी PAF आपकी बॉडी में कौन कौन रिलीज़ करता है, कौन कौन से सेल्स इस फैक्टर को रिलीज करते हैं। उसके अलावा थ्रोम्बिन, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। ADP की भी हमने बात की और कैल्शियम आयंस की भी हमने बात की। यानी ये जो 7 एक्टिवेटर्स हैं, इन 7 एक्टिवेटर्स के बारे में डिटेल में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की, यानी ऐसा कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इन प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन को इनहिबिट करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। पर अब सवाल ये है कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स क्या है हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड आती कहाँ से। तो देखो, जो एंडोथीलियम है ना, जिसके एंडोथीलियम में हमने बात की, एंडोथीलियम इस नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है। इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फेगोसाइट्स द्वारा भी रिलीज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ इनका सोर्स छुपा है। एक कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग कि नाइट्रिक ऑक्साइड और मसल का आपस में क्या रिलेशन है, यानी मसल्स पे क्या एक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपका ये, और जो आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप से मैं आशा करता हूँ कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड का मसल पे क्या अफेक्ट रहता है वो आकर हमें बताएं। चलिए देखो, उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स, सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर 9th, 10th, 11th और 12th, ये सारे के सारे फैक्टर्स यानी 9, 10, 11, 12 और सेकेंड, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो भी इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन को। तो एक तरफ हमने एक्टिवेटर्स देखे और दूसरी तरफ हमने देखे इनहिबिटर्स, जिसमें आपको मेन याद रखना है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें प्लेटलेट्स या तो कम होते हैं या प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने जब अगर आपने WBC के वीडियोज़ सारे अच्छे डिटेल में देखे हैं, स्पेशली वो वीडियो वेरिएशंस इन WBC काउंट, है ना, एक वीडियो है, थंबनेल में देख लीजिएगा आप, वेरिएशन इन WBC काउंट लिखा है उसमें। तो उसमें हमने कुछ टर्म्स सीखे थे, सफिक्स सीखे थे, जिसमें हमने 2 सफिक्स की बात की थी। एक था पीनिया। तो जब भी हम पीनिया सफिक्स यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, यानी कम हो जाना। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट्स का कम हो जाना। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर डिक्रीज होता है वो हमें यहाँ पर समझना है और याद करना अच्छे से। देखो, सबसे पहले तो एक्यूट इन्फेक्शंस के केसेस में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना है कि एक्यूट इन्फेक्शंस के केसेस में थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होता है। उसके अलावा एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर के केसेस में भी
थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होता है। अप्लास्टिक एनीमिया, अगर आपको याद हो तो हमने अप्लास्टिक एनीमिया पे एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। अप्लास्टिक एनीमिया, इस अप्लासिया का मतलब सारा का सारा जो बोन मैरो है उसी में डिसऑर्डर है, बोन मैरो में ही डिसऑर्डर है। तो जब बोन मैरो में ही डिसऑर्डर है तो बोन मैरो से बनने वाले तीनों सेल्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीनों कम होंगे। तो अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया है जिसमें केवल आरबीसी नहीं बल्कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों के नंबर में रिडक्शन होता है, उसको कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। उसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया, इस पर भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, ठीक है, इसी सेशंस में मिल जाएंगे आपको सारा, ये सब ब्लड के सेशंस में हमने डिस्कस किया। पर्नीशियस एनीमिया आपको याद होगा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक में कौन से सेल्स रिलीज करते हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये दोनों आपको पता ही होंगे, ये वायरल डिजीज़ हैं जिनको आप हिंदी में कहते हैं ना माता, है ना, कि आप कहते हैं कि माता आ गई है मतलब, है ना, तो ये वही बीमारी होती है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। इन केसेस में प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होता है। स्प्लिनोमेगैली, अब देखो स्प्लिनोमेगैली, अब आप ये जो वर्ड है मेगैली, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट सफिक्स है। मेगैली का मतलब होता है एनलार्ज हो जाना, साइज़ में बड़ा हो जाना। तो स्प्लिनोमेगैली का मतलब क्या हो गया, स्प्लिन का साइज़ में एनलार्जमेंट। अब स्प्लिन बेसिकली क्या करता है, तो आपको अच्छे से पता है कि स्प्लिन जो है एक रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू है। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, है ना, हमने पढ़ा होगा कि जब ओल्ड सेल्स जो हैं आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये जब इनकी एज कंप्लीट हो जाती है तो इनकी एज कंप्लीट होने के बाद स्प्लिन और लीवर इनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो आप खुद सोचें अगर स्प्लिन का एनलार्जमेंट हो गया तो स्प्लिन का ये जो फंक्शन है प्लेटलेट्स को ख़त्म करना, ये बढ़ जाएगा और प्लेटलेट्स का नंबर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये स्प्लिनोमेगैली की वजह से होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरियल कंडीशन, टीबी कहते हैं जिसको, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, इसमें थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होता है। स्कारलेट फीवर भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। उसके अलावा परप्यूरा, परप्यूरा एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अगर कुछ तो वो परप्यूरा। देखो क्या है बेसिकली, प्लेटलेट्स का नंबर जब रिड्यूस होता है तो अब आप, प्लेटलेट्स का मेन काम ब्लड क्लॉटिंग में है, तो प्लेटलेट्स का जब नंबर रिड्यूस होता है तो ब्लड क्लॉटिंग हैम्पर होता है, ये इसका जो इफेक्ट है वो ब्लड क्लॉटिंग पे दिखता है सीधा सीधा। तो क्या होता है, हमारी स्किन के नीचे जो बेसिक ब्लड वेसल्स है उन ब्लड वेसल्स से लीकेज शुरू हो जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन को कहा जाता है परप्यूरा। और प्लेटलेट काउंट का नंबर, जब भी प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होगा परप्यूरा देखने को मिलता है। ये मेन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है एक, ये बताता है कि थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर उस पेशेंट में कम हो सकता है, तो इस कंडीशन को परप्यूरा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेंगू, ठीक है, डेंगू के केसेस में सबसे ज़्यादा अगर जो हम कहते हैं ना कि पेशेंट की डेथ का जो कॉज है वो है ये प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होना। एक इसका हम 40,000 नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है इसकी, 1.5 to 4 लाख, 1.5 to 4 लाख। अब अगर किसी पेशेंट को डेंगू है तो आपको पता है डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को बेसिकली सिम्टोमेटिक रिलीफ ही देते हैं और पेशेंट को रेस्ट पे उनका फ्लूइड मेंटेन करना और ये सब करते हैं डेंगू में। लेकिन ध्यान क्या रखते हैं, ध्यान ये रखते हैं कि WBCs का नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो। हम 40,000 को एक क्रिटिकल काउंट मान लेते हैं, 40,000 को क्रिटिकल काउंट मान लेते हैं। जब तक 40,000 से ज़्यादा है WBCs तब तक हम कुछ खास इंटरवीन नहीं करते ऐसे केसेस में। लेकिन अगर किसी पेशेंट में 40,000 से कम आ गया है प्लेटलेट्स तो ऐसे पेशेंट्स को फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये डेंगू में आप हमेशा ध्यान रखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेंगू एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है आज के टाइम में, है ना, हर सिटी में करीब करीब आपको ऐसी ये मौसमी बीमारी चलती ही है डेंगू। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि डेंगू है लेकिन एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस डॉक्टर आपको एक खास बात ध्यान रखने को ये कहते हैं कि आप देखते रहिएगा कि अगर पेशेंट को किसी भी वक्त ऐसा लगे कि नाक में से खून आ रहा है या मुंह के अंदर कहीं पे खून आ रहा है या स्किन में इस तरह के निशान पड़ गए हैं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में सूचना दें, है ना, डॉक्टर से आकर मिलें। तो ये डेंगू, और डेंगू के अलावा इवन टाइफाइड के केसेस में भी जो है थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होता है। तो ये सारी वो कंडीशंस है जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस की। साइटोसिस भी हमने, आपको याद हो तो वेरिएशन WBC काउंट में ये टर्म सीखा था, सफिक्स। साइटोसिस जब हम कोई सफिक्स यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब हो गया प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होना। अब प्लेटलेट का काउंट
किन किन केसेस में इंक्रीज होता है वो अगर हम देखें तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे एलर्जी के बारे में। यस, जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है तो उसमें थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि एलर्जी के केस में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो आपकी ब्लड में बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इसके अलावा अस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है? अस्फाइक्सिया का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी में सीवियर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से कुछ टाइम में आप ऐसा बेहोश होने लगते हो, है ना, अनकॉन्शियस होने लगते हो, उसको अस्फाइक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। उसके अलावा हेमरेज का मतलब जैसे समझो कहीं से आपका ब्लड लॉस होना चालू हुआ है, कोई आर्टरी फट गई बॉडी में, या फिर कोई ऐसा सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में अच्छा खासा ब्लड लॉस हुआ है आपको, तो वो हेमरेज कहलाता है। बोन फ्रैक्चर्स के केसेस में, ठीक है, बिल्कुल, कोई सर्जरीज के केस में, कोई बड़ी सर्जरी हुई आपकी, तो देखो अगर हम बात करें सर्जरीज का केस ले लें हम, या फिर हम बात करें हेमरेज केसेस, या फिर हम बात करें बोन फ्रैक्चर के केसेस, या फिर हम बात करें ट्रॉमा के केसेस, ये चारों चीज़ों में देखो आप, ट्रॉमा यानी कोई बड़ी चोट लगी, बड़ी इंजरी हुई, बड़ी इंजरी होगी तो हेमरेज होगा। बड़ी इंजरी में बोन फ्रैक्चर भी एक तरह की बड़ी इंजरी हुई। और जब हम कोई मेजर सर्जरीज करते हैं, इन चारों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि इन सब में ब्लड लॉस होता है, अच्छा खासा इन सब में ब्लड लॉस होता है और बड़े मात्रा में ब्लड कोआगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली होता ये है कि इन सब केसेस में जहाँ ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, ब्लड कोआगुलेशन होता है, हीलिंग इंड्यूस होती है, तो इन सब केसेस में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं ये कंज्यूम होने लगते हैं। प्लेटलेट्स कंज्यूम होते हैं तो इनिशियली प्लेटलेट्स का नंबर गिर जाता है। इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं ना, जैसे हेमरेज हुआ और ट्रॉमा हुआ, तो इनिशियली प्लेटलेट्स एकदम से जब यूज्ड अप होने लगेंगे तो इनका नंबर रिड्यूस होगा। अब जैसे इनका नंबर रिड्यूस होगा, इमीडिएटली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? तो मैंने आपको बताया था, एक हार्मोन रिलीज करता है लीवर जिसका नाम है थ्रोम्बोपोइटिन। ये लीवर द्वारा रिलीज होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारी बॉडी में कितने अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं, कौन सा ऑर्गन कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ओवरऑल कितने हार्मोन्स हैं टोटल बॉडी में, उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। उसमें सारे हार्मोन्स की हमने एक साथ बात की है। तो लीवर से थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज होता है और ये थ्रोम्बोपोइटिन जब रिलीज होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा थ्रोम्बोपोइसिस को, यानी थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन। तो कुछ दिनों के बाद में, इमीडिएटली नहीं, कुछ दिनों के बाद में प्लेटलेट्स का नंबर एकदम से वापस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन का रिलीज। समझ में आया? तो ये प्लेटलेट्स का नंबर इन चारों केसेस के बाद, यानी हेमरेज, बोन फ्रैक्चर्स ले लो, सर्जरीज ले लो, ट्रॉमा के केसेस ले लो, इन चारों केसेस में इनिशियली तो प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होता है, फिर एकदम से थ्रोम्बोपोइटिन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होने लगता है। तो करीब 3 से 4 दिन बाद जब आप देखोगे तो प्लेटलेट्स काफ़ी हाई रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रीज़न है इन चारों केसेस में प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज होने का। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लेनेक्टमी की। अब तो स्प्लेनेक्टमी क्या होता है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, ये जो टर्म है एक्टमी वर्ड का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, यानी कि सर्जरी करके, कट करके उसको निकाल दिया गया, है ना। ये वर्ड आपने और भी जगह सुने होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं तो वेसेक्टमी सुना होगा। देखो आप सबके पीछे एक्टमी लगता है, आपने सुना होगा ट्यूबेक्टमी, ठीक है। तो एक्टमी मीन्स कट करके निकाल देना, वेसेक्टमी में वेस डिफरेंस कट करके निकालते हैं, ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब कट करके निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो पढ़ा होगा आपने, स्टेलाइजेशन मेथड्स होते हैं ये, है ना, स्टेलाइजेशन मेथड्स कहते हैं इनको। और स्प्लिनेक्टमी मतलब स्प्लिन को रिमूव कर देना किसी रीज़न से, है ना, जैसे समझो स्प्लिन में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है तो उस केस में हम स्प्लिन निकाल देते हैं। अब स्प्लिन का रोल हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एज्ड प्लेटलेट्स को ख़त्म करती है। तो जब स्प्लिन निकाल दिया जाता है तो प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि स्प्लिन मेजर जगह थी जहाँ पर एज्ड प्लेटलेट्स को ख़त्म किया जाता था, तो इस वजह से प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होने लगता है। फिर हम बात करते हैं रूमेटिक फीवर। अब ये हो सकता है आपने टर्म शायद कम ही सुना हो रूमेटिक फीवर के बारे में, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूँ। कई बार क्या होता है, जैसे कि समझो आपको हुआ स्कारलेट फीवर हुआ, है ना, एक बैक्टीरियल कंडीशन है स्कारलेट फीवर, या फिर समझो आपको स्ट्रेप्टोकोकस का थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है आपको, ठीक है, और आपने इसको इतना सीरियसली लिया नहीं और थोड़े दिनों बाद में ये अपने आप आपको लगा कि अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट का। तो जब इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता तो कई केसेस में कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि इसकी वजह से आपके हार्ट में, आपके जॉइंट्स में जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। कब? जब इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो। उस कंडीशन को कहा जाता है रूमेटिक फीवर, और ट्रॉमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का इंक्रीज होता है सर्जरी, बोन फ्रैक्चर, ट्रॉमा और हेमरेज के केसेस में, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन फ्रॉम लीवर। अब आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये बताना है कि लीवर के अलावा थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन कौन से और ऑर्गन से रिलीज होता है। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आपको अगर फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे और मेरी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।